मीनल का ससुराल में उसकी जेठानी नमिता उसका जीना दुश्वार करके रख रखी थी, क्योंकि मीनल दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत ही काले लंबे घने थे। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन मीनल के घर उसकी सास अर्चना से मिलने उसकी पड़ोसन आती है। तभी वहाँ मीनल चाय नाश्ता लिए आती है। तभी पड़ोसन मीनल की तारीफ करके बोलती है, कुछ भी कहो अर्चना बहन, तुम्हारी छोटी बहू देखने में बहुत सुंदर है। उसके बाल तो लाखों में एक हैं। अरे इतने लंबे काले घने बाल तो हमारे मोहल्ले में किसी के नहीं हैं। सच में लाखों में एक बहू लेकर आई हो तुम। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुंदरता के साथ साथ घर के काम काज में भी एक्सपर्ट है मेरी बहू। कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती, हर काम को करने के लिए तैयार रहती है। वही तो, एक हमारी बहू है, 4 बार बोलो तब जाकर एक काम करती है, वो भी ढंग का नहीं करती। तुम्हारी बहू को तो कहना भी नहीं पड़ा और बिना कहे ही मेरे लिए चाय नाश्ता ले आई। वाह मिलन बहू, सच में तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी और गुणवती हो। ऐसी बहू भगवान हर किसी को दे ताकि उसका घर खुशियों से भरा रहे। आंटी जी, ये तो आपकी अच्छाई है कि आप हमेशा मुझ में अच्छाई ढूंढती हैं। बाकी आजकल के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी में अच्छाई ढूंढने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ बुरा तो ढूंढते ही रहते हैं। अरे जो तुझ में बुराई ढूंढेगा उसकी आंखों में कीड़े पड़े होंगे, इसीलिए। खैर ये बात छोड़ो, बड़ी बहू नजर नहीं आ रही आपकी। थोड़ी देर में नमिता भी वहाँ आ जाती है। मीनल की तारीफ सुनकर नमिता को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे मीनल, तुमने इस टेबल को साफ नहीं किया। अरे मेरे पापा ने इसे दहेज में दिया था। तुम तो दहेज में कुछ लेकर आई नहीं हो, इसीलिए तुम्हें इन चीजों की कदर नहीं है। कम से कम घर में जो सामान रखा हुआ है फर्नीचर का, उसकी साफ सफाई कर दिया करो अच्छे से। मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत से ये सारे सामान मुझे दिए हैं। दीदी, मैंने साफ तो किया था। बाकी अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो मैं दोबारा साफ कर दूंगी। तुम कोई काम ठीक से करती हो? हर काम को दोबारा ही करना पड़ता है। एक फर्नीचर ढंग से साफ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे माँ बाप ने शादी में कुछ दान दहेज दिया होता तब जाके तुम्हें उसकी कीमत पता चलती। अरे भिखारी की तरह मुंह उठा के आ गई ससुराल में। नमिता की ये बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और अर्चना कहती है, जुबान संभाल कर बात कर नमिता। बहू, मेरे घर में दहेज की कोई कीमत नहीं है। कीमत तो इंसान के व्यवहार और उसके प्यार की है। मीनल भले ही गरीब घर से है, भले ही वो दहेज लेकर नहीं आई हो, लेकिन वो दहेज से बढ़कर है। उसके माँ बाप ने मीनल जैसी बहू देकर मुझे किसी कीमती दहेज से भी ज्यादा बड़ी चीज दी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। माँ जी, मैं ना आपको अच्छे से जानती हूँ। आप बस अपनी इस छोटी बहू के आगे पीछे डोलती रहती हो। जब देखो तब इसकी तारीफ करती रहती हो। कभी मुझ पे भी अपनी नजर बना लो, पता चल जाएगा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब दिन प्रतिदिन नमिता मीनल से जलने लगती है। मीनल की खूबसूरती और उसके काले लंबे घने बाल देखकर नमिता को बहुत गुस्सा आता है। अब वो सोच लेती है कि वो मीनल के बाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहेगी। ऐसे ही एक रात मीनल सो रही थी। नमिता मौका देखकर कैंची से मीनल के सारे बाल काट देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीनल की आंख खुलती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि आधी रात को उसके बाल कटे हुए बिखरे हुए उसके बिस्तर पर पड़े हुए हैं। वो खुद को शीशे में निहारने लगती है और वो देखती है कि उसके सारे बाल अब उसके सिर पर नहीं है। वो रोती हुई छत पर जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, ये मेरे बाल आधी रात को किसने काट दिए? अगर मैंने किसी का बुरा किया था तो मेरे साथ कितना बुरा हो गया। अगर मेरे बाल ही नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मेरे तो बाल ही मेरी पहचान है। मीनल इतना बोलकर रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जादुई 2 परी आती हैं। पर परी जो कि सोने की बनी हुई थी तो दूसरी परी चांदी की बनी हुई थी। वो दोनों परी मीनल से कहती हैं, मीनल, तुम रो मत। हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तुम्हारे बालों को तुम्हारी जेठानी नमिता ने काटा है और अब मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से सोने के बाल दूंगी ताकि तुम्हारे बाल हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाए।
मैं भी तुम्हें चांदी के बाल दूंगी। तुम्हारे सर पर सोने और चांदी दोनों के मिक्स बाल होंगे और ये बाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर किसी ने बुरी नियत के साथ तुम्हारे इस बाल को फिर से काटने की कोशिश की तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे बालों को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे मेरे काले बाल किसी ने काट दिया, अगर उसी तरह मेरे सोने चांदी के बाल किसी ने काटने की कोशिश की तो फिर वो हमेशा के लिए एक बेजान मूर्ति बन जाएगा। क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? उसका तोड़ यही है कि जब उसे सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो फिर से समान व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकता है। दोनों परी मीनल को सोना और चांदी के मिक्स बाल दे देती हैं। अगली सुबह जब मीनल उठती है तो वो खुद को सोने और चांदी के बालों के साथ देखती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर अर्चना और नमिता आते हैं। वो दोनों उसके बाल को देखकर कहती हैं, अरे बहू, ये तूने कलर करवा लिया है क्या बालों में? हाँ माँ जी, मैंने कलर करवा लिया है बालों में। अब तो तू पहले से ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। अच्छे लग रहे बाल तेरे ऊपर। नमिता अंदर ही अंदर फिर से जलने लगती है। अब वो मीनल के इन बालों को भी काटने का सोचने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मौका देखकर नमिता फिर से कैंची से मीनल के बालों को काटने लगती है। तभी नमिता एक बेजान मूर्ति बन जाती है। ये देखकर मीनल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और मीनल अपनी सास को वहाँ बुलाती है और सारी बात बताती है, जिससे नमिता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? शायद मेरे कर्मों का फल है। मैं हमेशा मीनल से जलती रहती थी, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा मूर्ति बना दिया है। भगवान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भविष्य में अब किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। मुझे आप पहले जैसा बना दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। नमिता को सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक समान व्यक्ति की तरह हो जाती है। नमिता मीनल से माफी मांगती है। मीनल नमिता को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं। विनीता और रमन दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। रमन के दो छोटे भाई थे, अरुण और सोनू, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष थी। विनीता का यही छोटा सा परिवार था। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। ऐसे ही एक दिन अचानक रमन का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। रमन को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। रमन की हालत बहुत बुरी थी और आखिरकार रमन मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई को हार जाता है। उसकी मौत हो जाती है और विनीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह से विनीता, अरुण और सोनू रमन का अंतिम संस्कार करते हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ रमन था। उसके जाने के बाद घर की आर्थिक हालत खराब होने लगती है। ये देखकर अरुण और सोनू कम उम्र में ही काम करने का सोचते हैं। अरुण और सोनू, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारे भैया जिंदा थे तब तक उन्होंने तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया और मेरे जीते जी मैं तुम्हें कभी भी बाल मजदूरी नहीं करने दूंगी। तुम्हें पढ़ लिख कर एक अफसर बनना है, मजदूरी के लिए तुम दोनों नहीं बने हो। भाभी, आपकी बात ठीक है, लेकिन घर के हालात को देखते हुए हम दोनों को काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, आप हम दोनों की जिम्मेदारी हो। हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए भी आपको इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस हो। इसलिए हम दोनों अपने लिए कोई छोटी मोटी मजदूरी ढूंढ लेंगे, जिससे हमारे घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे भैया का सपना था कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो, क्योंकि तुम्हारे भैया और मैं तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा ये सपना तुम दोनों पूरा करो। मेरी खुद की कोई संतान नहीं, अब तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, मेरा सब कुछ हो। इसीलिए प्लीज अपनी भाभी माँ की बात मान जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी सिर्फ पढ़ने का समय है, बाकी सारी चीजें तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनीता घर की आर्थिक हालत को देखते हुए खुद मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती है। मेहनत मजदूरी करने से जो कुछ भी पैसे आते उससे घर का खर्चा चलाती और साथ ही अरुण और सोनू दोनों की पढ़ाई पर भी लग जाया करता। ऐसे ही एक दिन विनीता मजदूरी करने के लिए काम पर जाती है। तभी वहाँ विनीता का मालिक आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी किस्म का था और विनीता से कहता है, अरे विनीता, अभी तो तू बहुत ज्यादा जवान है और तेरी जवानी इस तरह से खराब हो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेहनत मजदूरी छोड़कर कुछ ऐसा काम कर जिससे तुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो। मालिक, मैं कुछ समझी नहीं,
आप क्या कहना चाहते हैं? देख, मुझे मेरे घर के लिए ना साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी चाहिए, तो तू मेरे घर पर आ जाना। मैं तुझे बता दूंगा कि कैसे काम करना है और अच्छा पैसा दूंगा तुझे, चिंता मत कर। अच्छा ठीक है। विनीता अपने मालिक की चाल को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। ऐसे ही शाम को विनीता अपने मालिक के घर जाती है। मालिक की बुरी नजर विनीता के ऊपर थी। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। विनीता खुद को बचाने की कोशिश करती है और किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भागती हुई अपने घर आ जाती है। विनीता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। अरुण और सोनू विनीता को देखकर उससे कहते हैं, भाभी माँ, आपको क्या हुआ? आपके कपड़े इस तरह से फटे हुए क्यों हैं? लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। भाभी माँ बोलो ना, किसने किया ये सब? विनीता बेचारी रोते हुए सोनू और अरुण को सारी बात बताती है। अरुण और सोनू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उनकी माँ समान भाभी के साथ किसी ने इस तरह से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये बात कहीं ना कहीं अरुण और सोनू को उनके दिल को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। लेकिन गरीब होने के कारण वो दोनों उस मालिक का कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सोनू और अरुण दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान लगाते हैं। देखते ही देखते यूं ही 5 साल गुजर जाते हैं। विनीता की भी उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक घर में साफ सफाई का काम करती है, जिससे उसके घर का खर्चा चलता है। ऐसे ही एक दिन अरुण विनीता से कहता है, भाभी माँ, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा हो कि हमारे सर से ये गरीबी की छाया हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। भैया और आपने जो सपना देखा था वो मैं पूरा कर पाऊँ। चिंता मत करो अरुण, तुमने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल हमेशा ऊपर वाला देता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तुमने जिस सरकारी नौकरी की तैयारी की है ना, वो सरकारी नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद अरुण का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है। विनीता और अरुण, सोनू तीनों बहुत खुश होते हैं। उन तीनों के जीवन में खुशियाँ काफी समय बाद आई थी। विनीता बहुत ही खुश थी। उसे अपने दोनों देवरों के लिए सूजी का हलवा बनाया था और उन दोनों का मुंह मीठा करवाते हुए उनसे कहती है, अरुण और सोनू, ये लो सूजी का हलवा, इससे मुंह मीठा करो। तुम्हारे भैया का फेवरेट है ये। आज उनके एक भाई ने तो उनका सपना पूरा कर दिया, अब बारी है सोनू की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनू भी उनके सपनों को पूरा कर दिखाएगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनीता और अरुण दोनों मिलकर सोनू को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। सोनू भी खूब मेहनत करता है और सोनू एक IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो खूब पढ़ाई करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वो एक IAS ऑफिसर बन जाता है। एक चमचमाती कार से अपने गांव में IAS ऑफिसर बनकर अपनी भाभी को पुकारता हुआ कहता है, भाभी माँ जल्दी बाहर आइए। देखिए, आपका सोनू एक IAS ऑफिसर बनकर आपके सामने है। आज आपका और भैया का सपना पूरा किया है मैंने। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आप जैसी माँ समान भाभी का देवर हूँ। विनीता बाहर आती है और अपने देवर की आरती उतारती है। सोनू अपनी भाभी का पैर छूता है और उनसे कहता है, भाभी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आज आपने हम दोनों भाइयों को पूरी तरह से सपोर्ट करके एक काबिल इंसान बनाया है, वरना आज के समय में कोई भाभी अपने देवर के लिए इतना नहीं सोचती जितना आपने हमें एक माँ की तरह प्यार देकर इतना काबिल बनाया है। मैं भी बहुत गर्व से कहती हूँ कि तुम दोनों की भाभी माँ मैं हूँ। मुझे तुम दोनों के होने से कभी ये कमी महसूस नहीं हुई कि मेरी खुद की कोई संतान नहीं। तुम दोनों मेरे बेटे हो और तुम दोनों ने हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ। हाँ भाभी, कहते हैं ना, दुखों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और हमारे जीवन में बहुत ऐसे बुरे बुरे हालात आए जिनसे हमने डटकर सामना किया और आज यहाँ तक आ गए। सब आपकी वजह से है भाभी। इस तरह से अरुण और सोनू दोनों गांव में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा घर बनाते हैं। उनके घर के आगे पीछे दोनों गाड़ियां खड़ी होती थी। घर में काम करने के लिए 2-2, 3-3 नौकर थे। इस तरह से अरुण और सोनू दोनों कलम के दम पर हर वो चीजों को हासिल करते हैं जो वो चाहते थे।
अपने जीवन में और इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। अनुराधा की बहू नीलम बहुत ही काली थी, जिस कारण उसे नीलम को अपनी बहू कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे अपने बेटे के लिए गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो ठीक उसी तरह से अनुराधा के बेटे की शादी नीलम से हो जाती है। अनुराधा शादी के कुछ दिनों बाद मार्केट जाके वहां से खूब सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीद कर लाती है और नीलम को यूज करने के लिए देते हुए उससे कहती है, अरे बहू ये ले, तेरे लिए मार्केट से खूब सारा ब्यूटी प्रोडक्ट लाई हूँ। अभी से लगाएगी तो 7 दिन में तेरा रंग निखर जाएगा, पूरी गारंटी के साथ लाई हूँ, बहुत महंगा है ये। अरे माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? और इंसान चाहे काला हो या गोरा, क्या फर्क पड़ता है? वो मन से साफ होना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना तो आता ही है तुझे। और तेरा क्या जाएगा, मजाक तो लोग मेरा बनाएंगे ना कि अनुराधा दिखने में इतनी सुंदर है, उसका बेटा भी इतना सुंदर है, लेकिन बहू इतनी काली और बदसूरत क्यों लेकर आ गई अपने घर में। अब किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ जी, ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। आपके घर में मुझे बहू बनकर आना ही लिखा था, इसीलिए मैं आपके घर में आ गई। और रही बात रंग रूप की, तो ये भगवान की देन है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। किसी का बस नहीं चलता, लेकिन उस चीज को हम ठीक तो कर सकते हैं ना। ये जो क्रीम पाउडर है, कम से कम इसे लगाकर अपना रंग तो ठीक कर ले। माँ जी, मैंने कभी अपने चेहरे पर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है और कैसे नहीं। मेरी बहू होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि जो तेरी सास कहे तुझे उसे मानना है। तो अभी मैं जितना बोल रही हूँ तो उतना कर। ये जो लेकर आई हूँ उसे समय से लगाते रहना है तुझे, और धूप में बिल्कुल मत जाना। छत पे कपड़े सुखाने का काम मैं कर लूंगी। अनुराधा के कहने पर नीलम वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। ये देखकर अनुराधा अपनी बहू से कहती है, अरे ये क्या, इतने दिन निकल गए लेकिन तेरे रंग में तो कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा काला रंग लेकर भगवान ने तुझे बनाया जो जाने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा ही ढीठ रंग है तेरा तो। माँ जी, आपके कहने पर मैंने इसे यूज तो कर लिया, अब इसका असर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सारी जो चीजें होती है ना, बस पैसे कमाने का जरिया है। अगर इतना आसान होता गोरा होना, तो इस दुनिया में कोई भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे घर में मेरी ही तरह गोरी बहू होगी, और मेरा तो बिल्कुल भी कलर मैच नहीं होता तुझसे। एक काम करना, शाम को तैयार हो जाना, मैं तुझे कहीं लेकर चलूंगी। ऐसे ही शाम को अनुराधा नीलम को लेकर एक पार्लर जाती है और पार्लर वाले से कहकर उसका फेशियल वगैरह करवाती है। ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही रात को नीलम अपने पति मोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन नीलम से कहता है, देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए इन चीजों को स्वीकार करना कि उनकी बहू काली है, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बल्कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम बहुत अच्छी हो और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। बाकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो इसमें। ऐसे ही एक दिन अनुराधा फिर से अपनी बहू को गोरा करने के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट यूट्यूब पर सर्च कर रही होती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, ये काली तो कभी गोरी होगी नहीं। एक काम करते हैं, मैं अपने घर में गोरी बहू ले आती हूँ। ये कल्लू माई दिन भर काम करेगी और मैं लोगों को ये कह दूंगी कि मेरी गोरी बहू ही मेरी असली बहू है। ये सारी बातें मोहन सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद मोहन अनुराधा के पास आता है और उससे कहता है, माँ वो मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल बात यह है कि मेरे ऑफिस में एक सीमा नाम की लड़की है जो कि बहुत सुंदर और गोरी भी है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नीलम में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, इतनी ज्यादा काली है कि मन ही नहीं करता इससे बात करने का। मैं सोच रहा था कि मैं सीमा को आपसे मिलवा दूं, क्योंकि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखा दो जरा सीमा कैसी दिखाई देती है। मोहन सीमा की तस्वीर अपनी माँ को दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मोहन सीमा से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये सब देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है और नीलम अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है।
ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपनी सीमा बहू से कहती है, अरे बहू जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना देना और साथ में आलू के पकोड़े भी बना देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ओफो माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इतना ज्यादा गोरा रंग है मेरा और मैं किचन में काम करूंगी? किचन में काम करने से मेरा रंग खराब हो जाएगा और मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। मैंने ज्यादातर समय अपने रंग को और ज्यादा निखारने में दिया है। आप एक काम करना, 1 कप चाय नहीं बल्कि 2 कप चाय बना लेना, मैं भी पी लूंगी। ये सब देखकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी नीलम बहू की याद आने लगती है। लेकिन अब अनुराधा कर भी क्या सकती थी? मजबूरी में उसे रसोई में जाकर खुद चाय बनानी पड़ती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अनुराधा के सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है। तभी अनुराधा अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे सीमा बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में मालिश कर दे और मुझे कोई दवाई दे दे खाने के लिए। ओफो माँ जी, आपका तो कोई ना कोई नाटक लगा ही रहता है। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, अब मैं किसे बोलने जाऊं कि मेरे सिर में मालिश कर दो। आप एक काम करो, टेबल के पास तेल रखा हुआ है, आप उस तेल को उठाओ और अपने सिर में खुद मालिश कर लो। सीमा के इस व्यवहार से अनुराधा को महसूस होता है कि उसने अपनी नीलम बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसका रंग चाहे जैसा भी था, लेकिन वो मन से बहुत अच्छी थी। एक दिन अनुराधा अपने बेटे मोहन से कहती है, बेटा मुझसे ना बड़ी भूल हो गई, रंग रूप के चक्कर में मैंने अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और इस गोरे रंग के रूप में लक्ष्मी मेरे घर आ गई, जो कि मुझे ना अपनी माँ समझती है ना अपनी सास। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब मुझे महसूस हो रहा है कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। मेरी ये दूसरी बहू रंग से तो बहुत सुंदर है लेकिन मन से बहुत बुरी। चलो माँ, देर से ही सही, लेकिन आपको ये एहसास तो हुआ। दरअसल सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं, सीमा और नीलम, हम तीनों मिलकर आपको यही एहसास दिलाना चाहते थे कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होता है। इस तरह से अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है। अनुराधा नीलम से माफी मांगती है, जिसके बाद अनुराधा नीलम को उसके असली रूप में ही स्वीकार करती है और इस तरह से वो तीनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।